जय हिंद मित्रों। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते भी रहें। अपना सुझाव दें ताकि और क्वालिटी हम डेवलप करके आपके सामने आते रहें। आज के एपिसोड में बहुत खास मुद्दे पर हमने विषय चुना है। वो इंडियन जनरल जिससे चीन डरता है, चीन घबराता है, चीन की थर थर कांपती है। सबने 1962 की हार के बारे में कहानियां पढ़ी है, सुनी है, लेकिन 1967 में क्या हुआ था कोई नहीं जानता। वो जनरल जिसने दौड़ा दौड़ा के चीनियों को मारा था। आज मैं लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह का इतिहास बताता हूं, उनके बारे में बात करता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जो परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित थे और जुलाई 1919 में उनका जन्म राजस्थान के चूरू में हुआ था और 26 सितंबर 2001 में उनकी डेथ हुई थी। वो राजस्थान वैसे भी वीरों की धरती है, उसमें पानी और मिट्टी का भी कुछ असर है और 52 साल बाद उनकी मृत्यु हुई थी और उन्होंने ब्रिटिश सेना में सेवा देने से लेकर के भारत सरकार और भारतीय सेना की सेवा का एक लंबा कार्यकाल उन्होंने जिया है और लेफ्टिनेंट जनरल से रिटायर्ड हुए। इनकी यूनिट 3 गोरखा राइफल थी, बड़ी मशहूर यूनिट है। जनरल सगत सिंह चौथी कोर के कोर कमांडर रह चुके हैं। 17वीं माउंटेन डिवीजन के भी वो कमांडर रह चुके हैं और 50वीं पैरासूट ब्रिगेड के भी ब्रिगेड कमांडर रह चुके हैं और वो दूसरी तीसरी गोरखा राइफल्स के कई बार कमांड कर चुके हैं। उन्होंने कई लड़ाई अपने जीवन में लड़ी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश रॉयल फोर्स के साथ उन्होंने बहुत लंबा काम किया है। गोवा कैंपेन जब हुआ था, देश आजाद हो गया, गोवा के पुर्तगाली छोड़ के जा नहीं थे, उनको खाली कराने में, गोवा को खाली कराने में जो सेना भेजी गई थी, सगत सिंह का उसमें बहुत बड़ा रोल था, वो उसको कमांड कर रहे थे। भारत चीन युद्ध में भी उन्होंने लड़ाइयां लड़ी है। भारत चीन युद्ध ये दूसरा युद्ध है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, 1967 याद रखिएगा। ये खास तौर से इतिहास में इसमें बहुत कुछ दर्ज नहीं है। 1971 की लड़ाई लड़ी थी, एक एपिसोड और बनाऊंगा। 1971 में मेघना कैंपेन जो उन्होंने किया था, जबरदस्त तरीके से उन्होंने पूरा वार गेम ही चेंज कर दिया था पाकिस्तान के खिलाफ। ऑपरेशन कैक्टस लिली उनका बड़ा फेमस रहा है। पद्म भूषण से विशिष्ट सेवा मेडल के साथ, परम विशिष्ट सेवा मेडल के साथ साथ भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया था। सगत सिंह का व्यक्तिगत जीवन जो है वो भी बड़ा रोचक है। उनका विवाह 27 जनवरी 1947 को कमला कुमारी के साथ हुआ था और कमला कुमारी उस समय जम्मू कश्मीर के जो चीफ जज थे, मुख्य न्यायाधीश थे रक्षपाल सिंह, उनकी लड़की थी, उनसे हुआ था। उनके 4 बेटे थे जिनमें 2 बेटे सेना में चले गए थे और उनके सबसे बड़े बेटे जो रणविजय थे वो गढ़वाल राइफल्स में वो कमांड कर रहे थे, उनको उसी बटालियन में मिली थी और बाद में मैकेनाइज कर दी गई थी वो बटालियन और उस मैकेनाइज को मैकेनाइज इन्फेंट्री रेजिमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया था। फिर उसकी 6ठी बटालियन को उन्होंने कमांड किया था और बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल के पोस्ट से वो रिटायर्ड हो गए थे। दूसरे जो उनके बेटे थे दिग्विजय सिंह, वो 3rd गोरखा राइफल, उसी गोरखा राइफल में जिसमें सगत सिंह कमांड कर चुके थे, उसमें उनको भी मौका मिला था जाने का, ये सौभाग्य था उनका और बाद में दूसरी बटालियंस में उनको नियुक्त किया गया था और उन्होंने अपने पिता की बटालियन भी काफी समय तक संभाली थी। लेकिन दुर्भाग्य से 4 मार्च 1976 को वो उसमें कैप्टन थे, पुंछ में बटालियन कमांड कर रहे थे और सेवा के दौरान ही उनकी असामयिक मृत्यु हो गई थी। तीसरे बेटे का भी दिल्ली में स्कूटर एक्सीडेंट हुआ था, उनकी डेथ हो गई थी और चौथा बेटा जो कहा जाता है बिजनेस एग्जीक्यूटिव है, वो अभी है। सैनिक यात्रा इनकी बड़ी लंबी रही, बड़ी रोचक रही। सगत सिंह बीकानेर में सबसे पहले डूंगर कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया था और 1938 में इंटरमीडिएट करने के तुरंत बाद ही वो बीकानेर के गंगा रिसाला में नायक हो गए थे। उस समय जो रिसाला हुआ करती तो ब्रिटिश और अन्य राजाओं को मिला करके कंपनियां बनाई जाती थी।
उसमें उनको भर्ती किया गया था। बाद में उन्हें जमादार, जिसे अब नायब सूबेदार कहते हैं, उसमें उनकी पोस्टिंग हो गई थी और फिर बाद में वो प्रमोशन लेते गए, फिर प्लाटून कमांडर हुए, प्लाटून संभालते रहे। सेकेंड वर्ल्ड वार में उन्हें जूनियर कमीशन कर दिया गया और फिर गंगा रिसाला से सेकेंड लेफ्टिनेंट के रूप में उनको कमीशन मिला और 1941 में फिर हूर विद्रोह को निपटाने के लिए उन्हें सिंध भेजा गया। सिंध में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। फिर उन्हें शार्दुल लाइट इन्फेंट्री में भेज दिया गया, वहां भी बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। 1941 में ये इकाई जो थी शार्दुल रेजिमेंट की, ये बसरा में गई थी और वहां लेफ्टिनेंट जनरल एडवर्ड के नेतृत्व में जो फोर्स गई थी उसके अधीन इन्होंने काम किया था। और शार्दुल लाइट इन्फेंट्री में इराक में भी जुबैर इलाका, इराक का, वहां भी ये बटालियन ने काम किया था। इन्होंने मिलिट्री ट्रांसपोर्ट कोर्स में भी ट्रेनिंग ली थी और बहुत अच्छा काम इन्होंने किया था। और यूनिट का जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स के रूप में भी इनको अपॉइंट किया गया, उसमें भी बहुत समय तक काम किया। हाइफा जो मिडिल ईस्ट का है, हाइफा में इन्होंने काम किया था। हाइफा मिडिल ईस्ट स्टाफ कॉलेज है, वहां से इन्होंने कोर्स भी किया था और बहुत कम अधिकारियों को चुना गया था। स्टेट लेवल पर ये अकेले अफसर थे जो इनको चुना गया था, उसमें भी काम किया। और ये कोर्स पूरा करने के बाद ये इन्हें ईरान में पोस्टिंग दी गई थी और आवाज में ईरान के आवाज में एक डिफेंस हेडक्वार्टर था ब्रिटेन का, वहां पर भी इनको अपॉइंट किया गया था। 40वीं इंडियन इन्फेंट्री ब्रिगेड में जनरल ऑफिसर कमांडिंग बना करके इनको ग्रेड 3 में अपॉइंट किया गया था। उसके बाद 1944 में एडजुटेंट के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। फिर लगातार ये देश आज़ाद हुआ तो भारतीय सेना में सेवा देते रहे। जैसे जैसे ब्रिटेन की सेनाओं में इनका कद बढ़ता गया, वैसे ही भारतीय सेना में भी इनका कद बढ़ा। अक्टूबर 1950 में उन्हें सांबा में 168 इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड करने का मौका मिला और वहां पर ये ब्रिगेड मेजर, उसमें बीएम हुआ करता था, ब्रिगेड मेजर हुआ करता था, ये अपॉइंट किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने माउंटेन वारफेयर का भी कोर्स किया और उन्हें राष्ट्रपति के अंगरक्षक की जो टीम है उसका कमांड करने के लिए सिलेक्शन किया गया इनका। अक्टूबर 1953 में कंपनी कमांडर के रूप में फिर से ये फील्ड में आए और तीसरी बटालियन जो 3rd गोरखा राइफल है उसमें इनको पोस्ट किया गया। 1955 में इन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर प्रमोट कर दिया गया और फिरोजपुर में 3rd गोरखा राइफल की जो दूसरी बटालियन थी उसके कमांडिंग ऑफिसर इनको नियुक्त किया गया। इन्होंने अक्टूबर 1955 में बटालियन को जम्मू कश्मीर में ट्रांसफर किया गया, वहां लेकर के चले गए और धर्मशाला में भी 3rd गोरखा राइफल्स को धर्मशाला जो हिमाचल में है वहां भी अपॉइंट किया गया था, काम किया उन्होंने। अगस्त 1957 में इनकी बटालियन कुछ समय के लिए पुंछ में डिप्लॉय की गई, वहां भी इन्होंने काम किया और उसी साल नवंबर में इन्हें इन्फेंट्री स्कूल महू में एक सीनियर ट्रेनर के रूप में तैनात किया गया। क्योंकि उन्होंने बहुत सारा कोर्स किया हुआ था तो अच्छे ट्रेनर भी थी। 2 साल बाद 1960 में इन्हें कर्नल बना दिया गया। सितंबर 1961 में इन्हें ब्रिगेडियर पद पर प्रमोशन किया गया और बाद में इन्हें पैरासूट ब्रिगेड में डाल दिया गया। ये भारत के एकमात्र पैरासूट ब्रिगेड जो आगरा की 25वीं पैरासूट ब्रिगेड थी उसकी कमान सौंपी गई, क्योंकि पैरासूट ब्रिगेड के अफसर नहीं थे। ये एकमात्र ऐसे अफसर थे कि जिन्हें पैरासूटर्स की ट्रेनिंग नहीं लिया था, लेकिन इन्हें इस ब्रिगेड में लाया गया। जुलाई 1985 में इनको मेजर जनरल बना दिया गया और 17 माउंटेन डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बन गए। ये जीओसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ इनको अपॉइंट कर दिया गया और ये डिवीजन वही था जिसने कभी गोवा ऑपरेशन में भाग लिया था। तब से ये डिवीजन सिक्किम में डिप्लॉय था, वहां से आकर के, जो भारत और चीन की सीमा पर है। इस कार्यकाल के दौरान नाथुला और चोला में एक संघर्ष हुआ था जहां 17 माउंटेन डिवीजन को निर्णायक बढ़त हासिल हुई थी और लाभ हासिल हुआ था और इन संघर्षों में चीनी सेना को न केवल हराया गया था बल्कि बड़ी संख्या में इनको मार दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। जीओसी 101 के कम्युनिकेशन एरिया में जब जनरल सगत सिंह को अपॉइंट किया गया तो 1970
60 और 70 के दशक में इन्होंने असाधारण कार्य किया था और इसीलिए इनको विशिष्ट परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था। और लेफ्टिनेंट जनरल पद पर इनको प्रमोशन बाद में मिला था और प्रमोशन मिलने के बाद हालांकि 4th कोर के कमांडर हो गए थे और 1971 में भी इन्होंने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया था मेघनाथ, जिसको मैंने बताया, कभी मैं बताऊंगा। लेकिन बात यहां पर करते हैं कि 1967 में क्या हुआ था। आखिर जनरल सगत सिंह सेना का वो अफसर जिसने बिना प्रधानमंत्री के परमिशन के 1967 में चीनी सैनिकों पर तोप के गोले बरसा दिए, क्या हुआ था 1967 में, ये आज की वीडियो का सबसे रोचक पहलू है। 1967 में 4 दिनों तक नाथुला पर जंग चली थी। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। 300 से ज्यादा चीनियों को खत्म कर दिया गया, पूरी तरह से मार गिराया गया था। इस लड़ाई के बाद भारतीय सेना में चीन का जो 1962 का खौफ था युद्ध का, वो पूरी तरह से निकल गया। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के बीच जो खूनी संघर्ष हुआ था 1967 में, नाथुला में हुई जंग की याद ताजा करता है। उस दौरान सिक्किम के पास नाथुला में तैनात जनरल सगत सिंह राठौर ने सीमा पर पैदा हुए हालात के मुताबिक फैसला लेकर के चीनी सेना पर जोरदार तरीके से हमला किया था। दिल्ली के आदेश मिलने का इंतजार करने के बजाय जनरल ने अपनी तोपों का मुंह खुलवा दिया था। 3 दिन तक चली जबरदस्त लड़ाई में 300 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए थे। इस लड़ाई के बाद भारतीय सेना में किसी भी प्रकार का खौफ शेष नहीं रहा। जनरल बीके सिंह ने अपनी किताब लीडरशिप इन द इंडियन आर्मी में लिखा है कि उस लड़ाई का विस्तार से उन्होंने जिक्र किया है, कहा है कि चीन ने भारत को एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया था कि वो सिक्किम की सीमा पर नाथुला और जिलेपला की सीमा चौकियों को खाली कर दे। तब सेना के कोर मुख्यालय के प्रमुख जनरल बिदुर जो थे, उन्होंने जनरल सगत सिंह को आदेश दिया था कि आप इन चौकियों को खाली कर दें। इन्हें चीनी सेना की ओर से ये धमकियां आई थी, लेकिन जनरल सगत सिंह इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। नाथुला ऊंचाई पर था, काफी हाइट पर था, वहां से चीन का पूरा क्षेत्र दिखाई देता था, उसका पूरा डिप्लॉयमेंट दिखाई देता था, उस पर नजर रखी जा सकती थी, उनकी गतिविधियों को वॉच किया जा सकता था। जनरल सगत सिंह ने कहा नाथुला खाली करने से पूरी तरह इनकार कर दिया अपने सीनियर जनरल को। सेना में नो सर का कोई चांस नहीं होता, लेकिन जनरल सगत सिंह जैसे लोग नो सर भी कहना जानते थे। और वहीं 27 माउंटेन डिवीजन जिसके अधिकार में जिलेपला आता था, वो चौकी खाली कर दी गई थी, क्योंकि उस चौकी ने डायरेक्ट अपने सीनियर जनरल के आदेश माना था। चीन के सैनिकों ने फौरन आगे बढ़ के उस चौकी पर कब्जा कर लिया। यानी 2 महत्वपूर्ण पोस्ट थी, एक जिलेपला की थी, एक नाथुला की थी। नाथुला को जनरल सगत सिंह ने खाली करने से मना कर दिया और जिस चौकी ने अपने को पीछे हटाया, वहां आज भी चीनी सेना है, आज भी वो चीन के नियंत्रण में है। और जहां पर जनरल सगत सिंह के आदेश पर काम हुआ था, आज तक वो भारत के नियंत्रण में है। 1967 में इस तरह से ट्रकों को दुर्गम रास्तों पर आगे ले गए थे भारतीय सैनिक। और उस दौरान नाथुला में तैनात मेजर जनरल शेरू थपलियाल ने, जो इंडियन डिफेंस रिव्यू में उन्होंने 22 सितंबर 2014 में एक अंक लिखा हुआ है, एक आर्टिकल उनकी पब्लिश हुई है। उन्होंने कहा है कि नाथुला में दोनों सेनाओं का दिन सीमा पर गश्त के साथ शुरू हुआ जैसे आम दिनों के समय हुआ करता था। इस दौरान दोनों देशों के फौजियों के बीच कुछ न कुछ तकरार हो जाती थी, पहले भी उस तरह से हुई थी। दोनों तरफ से सैनिक एक दूसरे को मात्र 1 मीटर की दूरी पर खड़े रहते थे। और वहां पर एक नेहरू स्टोन है, जहां से नेहरू जी भूटान कभी गए थे, वो नेहरू स्टोन है। 1958 में वो भूटान गए थे। 1967 में नाथुला सेक्टर में चीनी सैनिकों की संख्या बहुत बढ़ा दी गई थी। थोड़े दिनों बाद भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच कहासुनी विवाद बढ़ता चला गया, धक्का मुक्की में बदल गया ये विवाद, और इस इलाके में तनाव कम करने के जो तमाम प्रयास थे वो विफल होते गए। भारतीय अधिकारियों ने तय किया कि वह नाथुला से लेके सेबुला तक भारत चीन की जो सीमा है उसको फेंसिंग का काम करेंगे।
और उसमें बाड़ लगाएंगे। 11 सितंबर 1967 को सुबह जवानों ने बाड़ लगाने का काम शुरू किया। जैसे ही काम शुरू हुआ, चीन ने उसका विरोध शुरू कर दिया और कहा कि वो तार बिछाना बंद कर दें, लेकिन भारतीय सैनिकों ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। चीन ने ऐसे अनुरोध को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। जनरल सगत सिंह की जीवनी लिखने वाले एक लेखक पूर्व जनरल मेजर जनरल रणधीर सिंह कहते हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह को जनरल सगत सिंह ने आगाह किया था, जो राय सिंह उस समय कमांड कर रहे थे उस पोस्ट को, ये आगाह किया था कि वो बंकर में रहकर ही तार लगवाने के काम पर निगरानी रखें, लेकिन वे खुले में खड़े होकर सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे थे, यानी वो बंकर से बाहर निकल गए थे। अचानक एक सीटी बजी चीन की ओर से और चीनियों ने भारतीय सैनिकों पर ऑटोमेटिक राइफल से फायर खोल दिया और उस राइफल की गोली राय सिंह को भी लगी, 3 गोलियां लगी थी और कुछ ही मिनटों में जितने भी भारतीय सैनिक खुले में खड़े थे सब मार दिए गए और सारे लोगों को देखते देखते शहीद कर दिया गया। फायरिंग इतनी जबरदस्त थी कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला, घायलों को हटाने का मौका नहीं दिया गया। हताहतों की संख्या इसलिए भी अधिक थी क्योंकि भारत के सभी सैनिक खुले में थे, बाढ़ का काम कर रहे थे और वो गोली चलाने के लिए नहीं गए थे, वहां आड़ लेने के लिए कोई साधन भी नहीं था। जनरल सगत सिंह ने जब ये सब देखा सुना, इस प्रकार की चीजें हुई, तो उस समय उन्होंने तोप की फायरिंग खोलने का हुक्म दे दिया। ये अधिकार उस समय सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के पास हुआ करता था। यहां तक कि सेना अध्यक्ष के पास भी नहीं था कि वो आर्टिलरी फायर का आदेश दे। था उस समय ऐसा व्यवस्था बना रखा था नेहरू जी ने कि चाहे जैसी परिस्थितियां हो, जब तक दिल्ली से आदेश नहीं आएगा कोई आर्टिलरी फायर नहीं होगी। लेकिन जब चीन का दबाव बढ़ने लगा तो जनरल सगत सिंह ने कुछ भी किसी की नहीं सुना, न किसी के आदेश की प्रतीक्षा का, उन्होंने सीधे तोप के गोले गिरवाना शुरू कर दिए और ये लड़ाई 3 दिन तक चली। जनरल सगत सिंह ने नीचे से जो मध्यम दूरी की तोपें थी उसको मंगवाई और चीन के ठिकानों पर सीधे फायरिंग उन्होंने करवाई। भारतीय सैनिक ऊंचाई पर थे, चीन वाले नीचे थे और इसलिए भी तोप के गोले बिल्कुल निशाने पर लग रहे थे। जवाब में चीनी भी फायर कर रहे थे, लेकिन उनकी फायरिंग पर उतना असर नहीं हो रहा था जितना कि इंडियन जो बॉर्डर की ओर से फायरिंग हो रही थी, जो आर्टिलरी सेलिंग होती, उसका ज्यादा फर्क पड़ रहा था। चीन का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे। चीन कभी आंकड़े नहीं सार्वजनिक करता है और जनरल बीके सिंह ने भी इस बारे में अपनी किताब में लिखा है कि 1962 की लड़ाई के बाद भारतीय सेना के जो जवान थे वो चीन की दहशत में जी रहे थे। उनको लग रहा था कि चीन बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर देश है, लेकिन वो 1967 के हमले के बाद सब कुछ खत्म हो गया, सारा डर खत्म हो गया। भारत के जवानों को पता लग गया कि वो भी चीनियों को मार सकते हैं। चीन इसलिए भी डरता है जनरल सगत सिंह से कि ये कोई पहली लड़ाई नहीं थी जनरल सगत सिंह की। जनरल सगत सिंह ने गोवा अभियान में जो काम किया था, जनरल सगत सिंह ने 62 में भी काम किया। जनरल सगत सिंह 1971 में जो काम किया, उन्होंने मेघना रिवर जिस तरह से उन्होंने क्रॉस किया था अपनी टीम के साथ, उन्होंने अपने जीवन में एक से एक बेहतरीन काम किए थे। चीन को डर था कि अगर किसी प्रकार का एंटी चाइना ऑपरेशन अगर जनरल सगत सिंह के हाथ में दे दिया जाएगा तो बहुत मुश्किल होगा कि इस ऐसे जनरल को रोक पाना। मैं समझता हूं कि ये भारतीय सेना का वो दृश्य है जिसे छुपा लिया गया, जिसे दिखाया नहीं गया, जिसे बताया नहीं गया, जिसे इतिहास में दर्ज नहीं किया गया। 1967 के बारे में लोगों को पूरी कोई जानकारी नहीं दी गई। वो लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह एक बेहतरीन कमांडर, साहसी योद्धा और चीन जैसे देश को डराने वाला, जिसके नाम पर आधी चाइनीज आर्मी कांपती है, ये उसका इतिहास है। और मैं समझता हूं मैं कुछ और एपिसोड लेकर के इस पर आऊंगा। आप जरा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट भी देते रहें, अपनी जरूरत भी बताते रहें, ताकि हम कुछ और अच्छे वीडियो के साथ आपके साथ आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।